नमस्कार, स्वागत सभी का, सभी को प्रणाम दोस्तों। हम देख रहे हैं सीए इंटर मई 25 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी। आई होप आपका अभी तक ऑलरेडी रिवीजन हो गया है ऑडिट का, और अब इस आरटीपी को देखने में आपको ज़्यादा इजीनेस लगेगी क्योंकि अब सब कुछ आपने पढ़ लिया है। आपको क्लिक होगा क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या हैं, क्या वो पूछ रहे हैं। लाइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। दिस इज योर ऑडिटिंग एंड एथिक्स आरटीपी फॉर मई 25 अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए केस सिनारियो है, इसको कैसे पढ़ना है। सर चाहें तो सबसे पहले हम नीचे का क्वेश्चन पढ़ लें कि वेदर द व्यू ऑफ मुदित रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज करेक्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इसमें पहले मुझे ऊपर का केस पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूछ रहे हैं मुदित का व्यू रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस करेक्ट है या नहीं। तो वापस ऊपर से केस शुरू करते हैं। Aditya and Company LLP are the statutory auditors of Bainuka Furniture Limited, a company engaged in the manufacture of wide range of office furniture that suits various workspaces ranging from office business to corporate environment। हमेशा मैंने बोला है शुरुआत वो किसी कहानी से करते हैं, किसी स्टोरी से करते हैं। बेसिक कुछ बातें बताते हैं अपने बारे में, मतलब ऑडिटर के बारे में, क्लाइंट के बारे में। ऑडिट टीम में कौन कौन है? हेडेड बाय सी आदित्य, ये एंगेजमेंट पार्टनर हो गए सर, और इनको असिस्टेंस दे रहे हैं इनके 2 आर्टिकल्स, इनका नाम है रोहित और मुदित। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क ऑफ द कंपनी, सी आदित्य ब्रीफ्ड द एंगेजमेंट टीम अबाउट द क्लाइंट्स बिजनेस। चलो साहब, एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी टीम के साथ डिस्कशन शुरू किया और क्लाइंट बिजनेस को बताया, ऑडिट प्रोसीजर्स को बताया, एसेस कौन कौन से टीम को फॉलो करने हैं ये भी बता दिया वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। ओके सर, ये भी खत्म मामला। तो यहाँ तक की कहानी में कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसने ब्रीफिंग दी है, ये बात हमको समझ में आती है। यहाँ से यहाँ तक ब्रीफिंग का पॉइंट है। अभी कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिया एमसीक्यू में कि मुदित कुछ सोच रहा है। अब आगे देखते हैं मुदित क्या बोलता है। वाइल सच डिस्कशंस वेयर गोइंग ऑन, मुदित शोड नो इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। ओके, इसका एक आर्टिकल, मुदित जो है ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, ज़्यादा इंक्लिनेशन शो नहीं कर रहा अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। ही इज ऑफ द व्यू दैट एज अ मेंबर ऑफ द टीम, उसको लगता है कि ऑडिट टीम का ये आर्टिकल होने के नाते ही नीड्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म। अच्छा, तो 2 बातें यहाँ से क्लियर हो गई। उसको लगता है क्लाइंट के बिजनेस को समझ के ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा फोकस ऑडिट प्रोसीजर्स पे लगाना चाहिए। अब यही क्वेश्चन आपसे नीचे पूछा जा रहा है, बताएं क्या बोल रहे हैं। वेदर द व्यू अबाउट द अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। तो हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया था, ताकि मेरा टाइम बचे। मैं पूरी केस स्टडी पढ़ने की जगह पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या मुदित सही सोच रहा है? हमको क्लियर दिख रहा है मुदित जो है गलत सोच रहा है। तो पहले तो कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन मेरा कट सकता है। पढ़ के देख लो एक बार बस पूरा कि व्यू ऑफ द मुदित इज करेक्ट बिकॉज एज अ मेंबर ही नीड्स एन अंडरस्टैंडिंग ओनली अबाउट इसका मेन वर्ड है जो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करता है। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 2 जगह से हिंट मिल गई थी, एक ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने पूरा एक बार पढ़ लिया कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। सेकेंड, व्यू ऑफ द मुदित इज नॉट करेक्ट है, नीचे पार्शियली करेक्ट लिखा हुआ है, डी में फिर नॉट करेक्ट है। तब इन 3 में से कौन कौन से हट सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये पार्शियली वाला भी हट सकता है क्या? सोचो, रीड करो एक बार, देखो दोनों पॉइंट पढ़ते हैं, बी और सी एक साथ। द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट हुज ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये आंसर सही लग रहा है। सी पढ़ लेते हैं। मुदित का व्यू पार्शियली करेक्ट है बिकॉज सच अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द एंगेजमेंट पार्टनर, ओनली फॉर द एंगेजमेंट पार्टनर। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे बी और डी पढ़ लो। द व्यू ऑफ मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज सच इंफॉर्मेशन फॉर्म्स क्रूशियल पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सर ये वर्ड भी गलत है, तो आंसर है हमारा बी, जो हमको पहली बार में भी ठीक ही लग रहा था कि कंडक्ट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वर्ड गलत गया ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे वर्ड गया पार्शियली करेक्ट, और यहाँ पे वर्ड गलत गया करेक्ट। इस तरह से हम नॉकआउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, चलो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट पे आ जाओ भैया, इतना हिंट मिल गया ना, अब आगे पढ़ते हैं। मेरा यहाँ तक के से पढ़ लेने से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
रोहित was asked by CA आदित्य to verify the debtors the trade receivables. वेरीफाई करने का बोला है सीए ने. लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द कंपनी अमाउंटिंग टू रुपीज 20 करोड़ एंड 20 lakhs रेस्पेक्टिवली. ये 20 करोड़ है और लोन्स वगैरह 20 lakhs है. ठीक है. रोहित आज द कंसर्न ऑफिशियल ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम द एजिंग मांग ली सर आपने, वेरी गुड. रोहित डिसाइडेड टू सेंड द कंफर्मेशन. यही क्वेश्चन है आपका, इसलिए ध्यान से पढ़ना. मैंने क्वेश्चन का पहला 4 वर्ड पढ़ के समझ लिया कि कंफर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब यहाँ पढ़ो. रोहित डिसाइडेड टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डेटर्स हैविंग बैलेंस इज ऑन द बैलेंस शीट डेट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख. 5 लाख से ऊपर वालों को भेजना चाहता है. ही फर्दर डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट टू द थर्ड पार्टी इन द रिक्वेस्ट लेटर्स टू रिप्लाई पॉजिटिवली वेदर द बैलेंस इन देयर बुक्स टेलीज विद द बैलेंस मेंशन्ड इन द रिक्वेस्ट लेटर. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे. इतना पढ़ के आपको समझ पड़ गया होगा. यहाँ पूछ रहे थे व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रोहित डिसाइडेड टू सेंड द डेटर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस. क्या लग रहा है? पॉजिटिवली बोला है. पॉजिटिवली वर्ड है, देख लो एक बार और आराम से चेक करो. पॉजिटिवली वर्ड है सर, पॉजिटिव कंफर्मेशन ही है फिर से. वेदर द बुक्स टेलीज ना, तो नेगेटिव में क्या वर्ड आता है? तभी रिप्लाई करना ओनली व्हेन ही डिसएग्रीज. ऐसा वर्ड आपने ऐसे 505 में पढ़ा हुआ है. तो व्हाट शुड बी द आंसर? आई थिंक एक पॉजिटिव कंफर्मेशन सीधे सीधे ये तो हो नहीं सकता, ये है नहीं. तो सी और डी तो पहले ही कट गए थे. यस. थर्ड वन, विच सैम्पल सिलेक्शन मैथड्स इज ऑप्टेड बाय रोहित वाइल वेरीफाइंग द लोन्स. चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ऑल्सो वाइल वेरीफाइंग द बैलेंसेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी. इसी पे क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लें. रोहित सिलेक्टेड द सैंपल फॉर चेकिंग विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. बोलो ये वर्ड कहाँ के थे? सैम्पलिंग की जो हमारे पास 2 अप्रोचेज है, स्टेटिस्टिकल नॉन स्टेटिस्टिकल, उसके अंदर 5 मैथड्स हैं. ये वर्ड्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. माना कि वो बायसनेस नहीं आने देगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आने देगा, और हर आइटम के पास चांस ऑफ सिलेक्शन होगा. और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से मैथड कौन सी है. विच सैम्पल सिलेक्शन मैथड्स हैव बीन ऑप्टेड. तो जब हम वर्ड देख रहे हैं विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, बोलो ये वर्ड्स कहाँ के हैं? चेक करो आराम से, सोचो. तो सर ये वर्ड्स हमको पढ़ने को मिलते हैं कहाँ पर? हैफेजार्ड सैम्पलिंग में. तो मेरा डायरेक्ट आंसर ही क्या हो गया? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरीफाइंग द इन्वेंट्री पे. आइए ऊपर पढ़ते हैं. While checking the balance of fixed asset, Mudit asked the concerned employee of the company to provide him with various documents related to all the fixed asset. ये पॉइंट अभी फिक्स्ड एसेट पर है. सारे डॉक्यूमेंट मांग लिया आपने. He asked for the title deeds with respect to building owned by the company and the purchase bill of assets purchased by the company. While asking for such documents from the client company, मुदित को लगता है is of the view that as a member of the audit team he can force the employee to provide him with the required document. क्या लिखा है? फोर्स. क्या हम फोर्स कर सकते हैं एम्प्लॉय को? ये फोर्स वर्ड कहाँ आता है सर? इन्वेस्टिगेशन में आता है. वैसे तो ऑडिट में क्या हम फोर्स कर सकते हैं किसी को? कि हमेशा आईसीआई तो रिक्वेस्ट वर्ड बोलता है, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स. तो एक तो ये फोर्स वर्ड पे फोकस करना. आप क्वेश्चन क्या है देखते हैं. फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? ये लिखा हुआ है. पॉइंट है फिक्स एसेट का, ये पढ़ लेते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स एसेट विच असर्शन डज मुदित वांट टू चेक. अच्छा है, तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. बोलो टाइटल डीड्स मांग रहे थे आप. टाइटल डीड्स मांग रहे थे आप. टाइटल डीड्स किस लिए मांगते हैं? क्या वैल्यूएशन के लिए मांगते हैं? प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एग्जिस्टेंस की राइट्स. तो सर आंसर डायरेक्टली सी ही है. वो फोर्स वाले वर्ड से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया. अब इसी तरह इन्वेंट्री में भी पूछ रहे हैं कौन सा असर्शन चेक करते हैं. तो लाइए, मेन वर्ड ये था, इसको हमने अंडरलाइन कर ही लिया था. टाइटल डीड्स के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं. फर्दर विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी, मुदित परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई दैट एनी इन्वेंट्री बैलेंस एज एट द एंड ईयर डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओ, इस करंट ईयर में कोई भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एलिमेंट तो शामिल नहीं है. इसके लिए कौन सा आदर्शन बोलते हैं इन्वेंट्री के लिए? वैल्यूएशन नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, राइट्स नहीं, तो क्या बचा? कट ऑफ. तो क्या ये एमसीक्यू इजी थे? यस.
तो सिंपल डायरेक्ट असर्शंस पूछे गए आपसे, जो हम बोलते हैं चैप्टर 5 इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कि असर्शंस हमको समझ में आए। जनरल एमसीक्यूज कुछ केस स्टडी के अलावा, सीए रॉकी इज रिसेंटली क्वालिफाइड सीए, ही इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ स्काई लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, सीए रॉकी इज ऑफ द व्यू दैट ही शैल रिकॉर्ड ऑल द मैटर्स related to audit, that is audit procedure performed, audit evidence obtained, conclusions reached. Thus he maintained a file। तो ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे 230 पे आ गया है, कहीं ना कहीं लग ही रहा है ना। He maintained a file and recorded each and every finding during the audit. His audit file also includes audit programs, okay, notes reflecting preliminary thinking, letters of confirmation भी है उसकी फाइल में, emails भी है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सब तो उसने फाइलिंग कर ली, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब आप मुझे बताओ, ये डॉक्यूमेंटेशन होगा? बिल्कुल होगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स वाली चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होनी ही चाहिए। ऐसे 505 में अगर आप कुछ कन्फर्मेशंस ले रहे हो वो होना चाहिए क्या? यस। तो कौन सा बच गया सर? क्लियर कट दिख रहा है, डी। सिंपल एमसीक्यू, ये डी हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है, इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। और आप हमेशा नॉकआउट में देखते हैं कि कौन सी 3 चीज़ सिमिलर है, तो ये तीनों चीज़ सिमिलर है, तो अपने आप ही आंसर डी हो गया। इजी क्वेश्चन। तो हर एमसीक्यू टफ होता है? नहीं होता है मालिक। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, केस स्टडी के तौर पर हो सकता है, लेकिन हर एमसीक्यू टफ नहीं है। सीए रमेश हैज़ बीन द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द पास्ट 10 years. Over these years, he has built a personal relationship with Mr. Rajan, CEO of the company. चलो साहब, सीए और सीईओ के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सर पर्सनल रिश्ता क्रिएट हो गया इनका। वैसे यहाँ से कुछ हिंट मिल गई होगी आपको कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर्सनल रिलेशनशिप वर्ड देते से ही समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए रमेश डिस्कवर्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसी बट ही फील्स अनकम्फर्टेबल रिपोर्टिंग दीज इशूज़। ओह, उसको लग रहा है यार मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं अनकम्फर्टेबल हूँ इन सबको बताने में मिस्टर राजन को। और तो और उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया आपसे? गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर ली सेवरल ओकेशंस पे। एज अ रिजल्ट सीए रमेश इज कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ हिज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। अब वो यार बोल रहा है कि कैसे बताऊँ ये डिस्क्रिपेंसी, मैंने गिफ्ट भी एक्सेप्ट करे, मेरा इतना लंबा रिलेशनशिप है, उसको ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्रिपेंसी को कैसे लूँ। क्वेश्चन है विच थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट इन द गिवन केस। सोचें विच थ्रेट। हिंट दो हैं, एक पर्सनल रिलेशनशिप और एक ही हैज एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स। बोलो, एडवोकेसी नहीं, सेल्फ रिव्यू नहीं, दो तो ये ऑप्शन ऐसी कट गए। अब बचा सेल्फ इंटरेस्ट और फेमिलियरिटी। बेटर ऑप्शन बोलो, बेटर ऑप्शन सोचो क्या होगा। पर्सनल रिलेशनशिप क्या लग रहा है सर? बेटर ऑप्शन तो फेमिलियरिटी थ्रेट है। डायरेक्ट इस वर्ड पे ही आपका आंसर बन गया। फेमिलियर हो गए हो आप, है ना, पहचान कौन, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं हम। 8th क्वेश्चन, सीए पारस is auditing a firm's financial statement and perform detailed procedure to verify the assertions. Okay, the firm is engaged in export of the goods to Europe. ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं ये। सेल्स इनवॉइसेस रेज्ड इन यूरोज आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। ठीक है, रुपए का इन्होंने यूरो में कन्वर्जन भी कर लिया। ही चेक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इंश्योर ट्रेड पेबल्स। ओके, ये भी ठीक है कि सारे ट्रेड पेबल जेन्युइन है। सेल्स जेन्युइन है मतलब, है ना। कंपेयर करंट एंड पास्ट वेजेस। अच्छा, एनालिटिकल भी कुछ लगाया है इन्होंने। एग्जामिन टाइटल डीड्स, ऑनरशिप भी देख ली। एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशंस, ओके। कन्वर्जन के लिए एक्यूरेसी भी सही है या नहीं है। क्वेश्चन है आपसे, विच ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म टू वेरीफाई वेदर कन्वर्जन इज प्रॉपर और नॉट। वो अपने से पूछ रहे हैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लगा रहा है, क्या देखने के लिए। उसने इतनी सारी चीज़ें दे दी क्वेश्चन में, तो ये सब देख रहा है क्वेश्चन, लेकिन आखिरी में किस पे? कन्वर्जन इनटू इंडियन रुपीस। कन्वर्जन इनटू इंडियन रुपीस। बोलो क्या क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, रीपरफॉर्मेंस। ऑब्जर्वेशन तो नहीं है ना, ये तो पक्का है ना। ऑब्जर्वेशन आंसर नहीं है, पक्का है, तो एक तो ये काट दो। रीपरफॉर्मेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी चीज़ को हम फिर से रीपरफॉर्म करके देखते हैं, किसी कंट्रोल सिस्टम्स को। अब बचे इंस्पेक्शन और रिकैलकुलेशन, ये होता है डॉक्यूमेंट्स का, जबकि यहाँ वो पूछ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रुपीस। तो मालिक ये तो रिकैलकुलेशन ही है।
तो आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन, सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। इसीलिए हम टारगेट हमेशा ही बोलते हैं 30 में से 25 तो मिनिमम इसमें आ सकते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, आरटीपी क्या क्या पूछ रही है आपसे, और मेरा हमेशा आपसे कहना रहता है कि यार आप सबसे पहले आखिरी की 2 लाइन पढ़ लो ताकि क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आ जाए कि डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके किस पे बेस्ड हो गया, स्कोप पे बेस्ड है। आप क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ऐसा बहुत सारे लोगों का मैसेज आता रहता है। तो कैसे तरीका है, मैंने बोला ना आप पहले आखिरी की 2 लाइन पढ़ के देख लो। तो ये लाइन पढ़ा हमने कि पूछ क्या रहे हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना शुरू करें। XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, ऑपरेट्स मल्टीपल प्लांट अक्रॉस द कंट्री, ओके, डील्स इन कॉम्प्लेक्स मशीनरी, ओके, जिसमें क्या चाहिए, मेंटेनेंस एंड वैल्यूएशन। यहीं से हिंट मिल गई आपसे, मैंने पहले ही क्वेश्चन पढ़वा दिया, स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा, और हिंट क्या है, यही क्वेश्चन होना चाहिए कुछ। उन्होंने 3 हिंट दे दी, कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस है, वैल्यूएशन भी है। XYZ Limited appointed him as auditor. During the audit, he observed that management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past few years. But this year, without proper disclosure, लेकिन इस साल उन्होंने अपना क्या बदल दिया है, वैल्यूएशन मेथड को चेंज कर दिया है, जिससे प्रॉफिट हाई हो गया है, विच रिजल्टेड इन हायर प्रॉफिट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मशीनरी में डील कर रही है जिसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, ये दिख ही रहा है, और ऐसे में इन्होंने मेथड बदली है विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर्स। क्या ये मैटर मेरे स्कोप में आएगा, सोचो। तो पहला मुद्दा तो है क्या हमारे लिए ये स्कोप में आएगा, और वो क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो हिंट यहाँ से भी हो गई, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया इन्होंने। अब मेरे लिए ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि स्कोप में मेरे 3 चीज़ें आती हैं, आपको मालूम है स्कोप में हमारे पास आता है सबसे पहले तो cover all the aspects of the entity, reliability and sufficiency of information and proper disclosure। तो ये क्वेश्चन किस पे हो गया, प्रॉपर डिस्क्लोजर पे। 2 हिंट और, उन्होंने मेथड चेंज की लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PPFS प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेक्स मेनी जजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसी में आपको ध्यान होगा चूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लाइक फॉर डेप्रीसिएशन फॉर इन्वेंट्री। तो आप पहला स्टेप तो ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट की लायबिलिटी प्लस अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज़ करना, ये उन्हीं का पार्ट होता है। ये हमने पढ़ा स्कोप की ही लाइन्स ले रहे हैं, जो स्कोप में हम पढ़ते हैं वही लाइन्स हैं। ऑडिटर सिर्फ इवैल्यूएट करेगा कि इन्होंने प्रॉपर सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किया, क्या वो चेंज हुआ तो चेंज के पीरियड टू पीरियड बेसिस पे वो कंसिस्टेंसी है या नहीं है, अगर नहीं है तो चेंज हुआ है तो डिस्क्लोजर कर दो। तो दूसरा स्टेप हम बोल सकते हैं कि ऑडिटर इसी को इवैल्यूएट करता है, ऑडिटर यही तो चेक करता है, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसके लिए हम सांप वर्ड यूज करते हैं, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर कंसिस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, है ना। ये लाइंस भी हमको एज इट इज़ लिखनी। अब आपका गिवन केस समझा दो कि इन द गिवन केस he observed that management has consistently applied the same methods over the years, but this year without proper disclosure। इसी की ऐसी पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट मार देना आप, जो क्वेश्चन में दिया हुआ इन द गिवन केस करके। अब हमसे पूछा गया आखिरी में क्या ये हमारे स्कोप में है, तो यस, स्कोप का तीसरा पॉइंट है प्रॉपर डिस्क्लोजर। तो हम बोलेंगे सिंस प्रॉपर डिस्क्लोजर इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, ही हैज़ टू डिसाइड, ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ये 3 बात पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। और कंक्लूजन डालना, फिर ये हो गया आपका एक तरह से एक्सप्लेनेशन, जो हम लॉ में बोलते हैं ना कि पहले सेक्शन लिखेंगे, फिर हमारा गिवन केस यहाँ से यहाँ तक की प्रेजेंटेशन करना चाहिए, और आखिरी में सिंगल लाइन कंक्लूजन कि ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर इज विद इन द स्कोप। पूछा यही था ना आपसे, तो आखिरी लाइन से ही कंक्लूजन बनाना, यस प्रॉपर डिस्क्लोजर इज विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऐसे करके ये आंसर बनाएंगे। पूरा आंसर स्कोप वाले बेसिस पर ही ट्रीट किया गया है, डिजाइनिंग किया गया है। सेकंड चैप्टर ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोग्राम से क्वेश्चन देख लेते हैं।
आखिरी दो लाइन, एज अ सीए स्टूडेंट इफ यू आर असिस्टिंग सीए अतुल इन कंस्ट्रक्टिंग दिस ऑडिट प्रोग्राम। चलो भैया क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम पे है और ये भी समझ में आ रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम के कंस्ट्रक्शन पे। लाओ शुरू से पढ़ते हैं। एटीएल प्राइवेट लिमिटेड, अब ये थोड़ा तेजी से पढ़ लेंगे हम एग्जाम में। A leading manufacturing company appointed CA Atul as an auditor of the financial year 23-24. Given the complexity of the company's operation and need for systematic approach, he plans to design a detailed audit program to ensure the accuracy। ये तो ठीक है, डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम वो बनाना चाहता है एज अ सी स्टूडेंट। अगर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा उसमें था हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑडिट प्रोग्राम। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑडिट प्रोग्राम, डायरेक्टली आपको कुछ पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं क्या? ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। पहला, स्कोप और लिमिटेशन देखना चाहिए। सबसे पहले स्कोप प्लस लिमिटेशन। मैं आपको आंसर्स भी दिखाता हुआ चलूँ क्या? रुको, हाँ, एक तो ये हमारा 9th आंसर जो अभी हमने ख़त्म किया, इसको इन्होंने इस लाइन से शुरू किया, पर्पस इज़ टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने इसकी जगह पीपीएफएस वाले इस पैराग्राफ से शुरू किया था आंसर को, कि हम हमारी मैनेजमेंट की लायबिलिटी बता दें और ऑडिटर का इवैल्यूएशन बता दें। ये मेरी पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप में गिवन केस बता दो और थर्ड स्टेप में कंक्लूजन बता दो। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे करा, हम तो स्टूडेंट है, ये तो एक बहुत परफेक्ट आंसर है। स्टूडेंट के तौर पर मैं ऑब्वियसली मेरा आंसर स्कोप के आसपास रखकर डिस्क्राइब करूँगा। 10th क्वेश्चन में भी हम बात करें प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की, तो पहला तो हम स्कोप और लिमिटेशन देखते ही हैं, डायरेक्ट आंसर ये भी। रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम में फिर हम क्या करते हैं, स्कोप लिमिटेशन के बाद मैंने इजी पॉइंट्स पहले याद कराए थे आपको। ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर देख लो। हम पहले 4 इजी पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहला था स्कोप एंड लिमिटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, ये दो तो सिंपल थे। फिर आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है हर एरिया के लिए, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, और उससे रिलेटेड आपके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे। देन फोर्थ, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल फॉर अकम्प्लिशिंग दिस वेरिफिकेशन। देन फिफ्थ हमने बोला था एविडेंस विच इज़ रीजनेबली अवेलेबल, व्हाट इज़ द बेस्ट एविडेंस। ये 5 पॉइंट तो इजीली हम कवर कर सकते हैं। और आखिरी था देन प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फोर्थ द प्रोसीजर्स टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। तो हमने स्कोप प्लस लिमिटेशन प्लस हमारा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर कंसिडर किया। 2 पॉइंट तो ये बहुत ईजी है। एविडेंस देखने के लिए आप 2 पॉइंट पहले ये वाले ले रहे हो कि हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हर एरिया के, और उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही ऑडिट प्रोग्राम है। Then you will apply those steps which help in accomplishing the verification or objective purpose। और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट था कि एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड व्हाट इज द बेस्ट एविडेंस। एक पॉइंट आखिरी में था, इन सबको आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोसीजर्स। तो ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं था, डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन था। हाँ, ये ज़रूर है, अगर कोई बोल दे मुझे ये याद ही नहीं है, मेरा तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो इट विल बी वेरी टफ। सिर्फ 1 या 2 पॉइंट आप बहुत ईजिली बना पाओगे, वरना हम आंसर कैसे बनाएंगे। चलो, तीसरा हमारा फेवरेट आ गया टॉपिक, जो हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आईसीआई का एक फेवरेट टॉपिक, आजकल पूरा ज़माना ही इस पे चल रहा है। तो इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जनरल आईटी कंट्रोल्स आर दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। सर ये इसका वो रिलेशन बता दिया इससे, और इसी में बोला गया इट इंक्लूड्स, बताओ जनरल आईटी कंट्रोल में 4 पॉइंट होते हैं, उसमें से तीसरा पॉइंट है एक्सेस सिक्योरिटी एज वेल एज प्रोग्राम चेंज। ओ, ये 2 पॉइंट आ गए, एक्सेस सिक्योरिटी एंड प्रोग्राम चेंज। अब आपसे इन्हीं का क्या पूछा गया, ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया, एक्टिविटी भी पूछ ली। ऑब्जेक्टिव एक ही है मेरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉपर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो दोनों में कॉमन है। एक्सेस सिक्योरिटी में हम क्या क्या देख लेते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी में हम बोलते हैं कि डाटा एक्सेस कैसा है, एप्लीकेशन एक्सेस सिक्योरिटी के याद करो, हमने ऐसे कुछ सिंपल पॉइंट बनाए थे, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहला बोला था हमारे पास एप्लीकेशन की सिक्योरिटी क्या है, ऐप सिक्योरिटी। सेकंड था डाटा सिक्योरिटी। थर्ड था ओएस, ऑपरेशन। डाटा सिक्योरिटी के बाद था ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। फिर था नेटवर्किंग सिक्योरिटी और फिर था फिजिकल सिक्योरिटी। पहले तो ये 5 थे। ये सब आते हैं पॉलिसीज़ और प्रोसीजर में, तो हम बोलेंगे सिक्योरिटी, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। ये 6 आपको याद हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेस टू प्रोग्राम्स और डाटा कैसा हो सर, ऑथेंटिकेट हो, अथोराइज हो, ताकि हमारे FRO फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो पाए। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी पूछा। प्रोग्राम चेंज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, वापस वही कि प्रोग्राम जब भी मॉडिफाई हो, जनरल आईटी कंट्रोल में जब भी प्रोग्राम मॉडिफाई हो तो वो इंश्योर करे कि मॉडिफाइड सिस्टम विल अचीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सिस्टम मॉडिफाई कर दिया, कोई बात नहीं, कर दो, बट इट शुड अचीव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। और इसमें था सबसे पहला याद करो, हम बोलते हैं चेंज की एक मैनेजमेंट प्रोसेस होनी चाहिए, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग और ट्रैकिंग होनी चाहिए उस रिक्वेस्ट की,
फिर वो रिक्वेस्ट मेक और टेस्ट होनी चाहिए, ये 3 वर्ड हमने पढ़े थे। तो मैनेजमेंट प्रोसेस चेंज की क्या है, फिर रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग दिस रिक्वेस्ट ऑफ चेंज, एंड देन वो चेंज किया गया और उस चेंज को फिर टेस्ट किया गया। ये 4 स्टेप्स में हमने पढ़ी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरल आईटी कंट्रोल के 4 पार्ट में से 2 आपसे डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट, ऑडिट एविडेंस। अच्छा, इसका आंसर आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, है तो यही पॉइंट्स डायरेक्ट। एक्सेस सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्रोग्राम एक्सेस कर रहा है वो ऑथेंटिकेट और अथोराइज हो, ताकि हम हमारे FRO फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट कर पाए। और इसमें सिक्योरिटी के आगे के वर्ड थे ऐप, डाटा, OS, नेटवर्क और फिजिकल। फिर थे ये सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर में आता है, और इसी का एक पॉइंट था इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। प्रोग्राम चेंज करो लेकिन मॉडिफाइड सिस्टम आपके FRO को मीट आउट कर दे, और इसके लिए हो गई प्रोसेस, रिक्वेस्ट का रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग, ट्रैकिंग, चेंज की होने और उसकी टेस्टिंग से रिलेटेड IT कंट्रोल ज़रूरी है। नेक्स्ट 4th चैप्टर का पार्ट है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में क्वेश्चन है, ग्राफ लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस ईयर टू ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग इन ओपिनियन। ठीक है, द ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट स्टार्टेड कंपेयरिंग, पहली हिंट यहाँ से आ गई है, कंपेयरिंग वेरियस आइटम्स ऑफ P&L अंडर द ऑडिट विथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन ऐसे 520 पे बेस्ड है, सीधे सीधे दिख रहा है, एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है। What is auditor trying to achieve by carrying out these comparisons? क्या करना चाहता है ऑडिटर? एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाहता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या क्या यूज होता है? पहला कंपैरिजंस एंड दूसरा रिलेशनशिप। किस लिए? ये देखने के लिए कोई भी अकाउंट बैलेंस या कोई भी डाटा, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो है वो रीजनेबल और एडिक्वेट है या नहीं है। अब ऑडिटर ये जो एक्टिविटी कर रहा है P&L को कंपेयर करने की, इसमें वो क्या क्या कर सकता है, ऑडिटर क्या ट्राई करना चाह रहा है? तो आप आइटम्स बना दो P&L के। सबसे पहला तो P&L का अपना प्रॉफिट ही है कि प्रॉफिट एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो पहला पॉइंट हम प्रॉफिट या लॉस पे बना सकते हैं कि, और लाइन तो सिंपली लिखनी है कि जो भी बैलेंसेस इंक्लूडेड हैं P&L में उनको लास्ट ईयर से P&L से कंपेयर किया, तो इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर एनी इंक्रीज और एनी डिक्रीज इन द P&L। आंसर बनाने की टैक्ट सीखो। आगे की लाइन सिंपल है, बार बार लिखना है, बैलेंसेज विच आर इंक्लूडेड या शोन इन द P&L आर कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर्स P&L। तो ये सब लिखकर आप शो क्या करना चाह रहे हो? तो पहला डाटा हमारा, पहला टारगेट हमारा है कि प्रॉफिट और लॉस में कोई एक्सेप्शनल इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुआ। सेकंड P&L में आते हैं एक्सपेंसेस, इस पे पॉइंट बना दो कि इस साल के P&L से कुछ एक्सपेंसेस का लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें आप रेशो कंपैरिजन कर लो एक्सपेंसेस पे, उससे देखो कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं है, वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस टू सेल्स। और थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस के अलावा हम बना सकते हैं कोई भी आइटम में, किसी भी P&L आइटम में कोई डिफरेंस मटेरियल है, बड़ा डिफरेंस आ गया एकदम से किसी भी इनकम या एक्सपेंस के आइटम में, तो हमेशा ही हम क्या पूछते हैं? रीजंस। और इन रीजंस को हम असेस करते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इसके रीजंस क्या थे। बोलिए। फोर्थ, आपको शायद इससे कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पता पड़े जिस पे आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, है ना। ये 4 पॉइंट हम मन से बना सकते हैं। तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सपेंस, ये 2 तो आप बना ही दोगे क्योंकि P&L सबका पड़ा हुआ है। हम फाइनली तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कंपैरिजन करते हैं, और फिर एक्सपेंसेस का जो बनाना हो तो एक और पॉइंट इनकम का भी बना सकते हो, सेम जैसे एक्सपेंस का बनाया कि इनकम में कोई एक्सेप्शनल इंक्रीज या डिक्रीज है तो वेरीफाई द रीजंस, असर्टन द रीजंस एंड वेरीफाई देम। कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है। इस तरह से हम मन से सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया लेकिन अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स पे है। आखिरी लाइन बोलती है सजेस्ट फ्यू प्रोसीजर टू परफॉर्म, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज़ चेक करवाना चाहते हैं। लाइए। CA तृप्ति इज इन द मिडस्ट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये ऑडिट कर रही है किसी बाइसिकल वाली कंपनी का इन एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया है वो, लोकेटेड इन सम नॉर्थ इंडियन स्टेट। एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी द कंपनी प्रोक्योर्स, कंपनी क्या करती है? बाइसिकल के कंपोनेंट परचेज करती है अलग अलग स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से। बिसाइड्स कंपनी ऑल्सो इम्पोर्ट, कंपनी इम्पोर्ट करती है चाइना से
ऑन क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट पे। ओके, ये दो जानकारी हो गई। अब इंपोर्ट 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 मतलब परचेज, प्रोक्योर्स 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 मतलब परचेज। परचेज है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अपने से क्या चेक करवाना चाहते हैं, परचेज चेक करवाना चाहते हैं या ट्रेड पेएबल चेक करवाना चाहते हैं। ऑडिटर नोटिसेस दैट द कंपनी हैज ह्यूज ट्रेड पेएबल्स रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही वांट्स टू बी श्योर दैट ऑल ट्रेड पेएबल्स रिफ्लेक्टेड हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। क्रेडिटर्स में भी या ट्रेड पेएबल्स में भी वो आपको किस असर्शन की बात कर रहे हैं सर, वैल्यूएशन असर्शन के ऊपर पूछ रहे हैं आंसर को। तो आपको स्पेसिफिकली ट्रेड पेएबल में भी सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर देना है, आपको वैल्यूएशन पे आंसर देना पड़ेगा। वैल्यूएशन का पहला कॉमन पॉइंट याद करो, हर बार जो हम बोलते हैं वो है S11, सबसे पहले तो यही है। सेकंड, ये एक हिंट थी, ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से खरीदते हैं, तो याद करो आपको एमएसएमई एक्ट में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये मैंने पढ़ाया है आपको, अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें एमएसएमई पे अलग से पॉइंट था वैल्यूएशन में कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो ड्यू होता है उसमें से कितना अमाउंट अनपेड है एज एट द बैलेंस शीट डेट। ये दो पॉइंट तो ये कॉमन हो गए सीधे सीधे। अब आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो एक वैल्यूएशन का कॉमन पॉइंट क्या बन सकता है, क्रेडिटर कोई भी राइट बैक तो नहीं हुआ, उसके लिए आपका मैनेजमेंट अप्रूवल या अथोराइजेशन किसका था, क्या प्रोसेस फॉलो हुई, कोई भी ओल्ड क्रेडिटर का बैलेंस अगर रिटर्न बैक किया गया तो वैल्यूएशन में एक राइट ऑफ होता है डेटर्स में, तो क्रेडिटर्स में राइट बैक एक पॉइंट है हमारे पास। फोर्थ, एजिंग शेड्यूल, एजिंग शेड्यूल हमारा कॉमन पॉइंट है। एजिंग शेड्यूल से आप चेक करोगे कोई भी लार्ज आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं चल रहा है, कोई डिस्प्यूटेड क्लेम्स तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहा है, और एनालिटिकल प्रोसीजर जोड़ दो तो कंपेयर इट विथ प्रीवियस ईयर। ये इस तरह से हम इसका आंसर बना सकते हैं। राइट बैक हमेशा अथोराइजेशन से होना चाहिए, ध्यान रखना, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय सम हायर अथॉरिटी लाइक सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ, एमडी। बोलिए, ये 5 पॉइंट वैल्यूएशन के इजी वाले, आराम से ये बना सकते हैं। राइट बैक का प्रोसेस क्या है वो एक पॉइंट आप ले सकते हो, तो राइट बैक पे मेरे पास 2 पॉइंट हो गए। एक राइट बैक का प्रोसेस मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट ने क्या प्रोसेस बनाया है, व्हाट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कौन से अकाउंट राइट बैक करने, देन इट शुड बी अथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड। ऐसे करके हम वैल्यूएशन का एक सिंपल आंसर बना सकते हैं। AS11 कॉमन था, आपको मालूम था शुरू से, हर बार ये पॉइंट आ रहा है। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे बोला गया, ही हैज प्रिपेयर्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन एंटिटी डिस्क्राइबिंग द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिस्क्राइब करें उसने, परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट इन डॉक्यूमेंटिंग एनटीई विच मैटर शैल बी रिकॉर्डेड। हाय 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 हाय, आपको याद होगा ऐसे 230 में लास्ट क्वेश्चंस में आता ही है कि जब हम एनटीई की बात करते हैं तो कौन से मैटर रिकॉर्ड होने चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ही इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट सच डॉक्यूमेंटेशन अलोन as described above meets requirement of essay। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये essay की रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करे। कमेंट अपॉन वैलिडिटी ऑफ हिज व्यूज। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देखें, क्वेश्चन में 2 बड़ी हिंट्स हैं आपके पास। एक हिंट आपके पास जो है वो इस बात को लेकर है कि कौन से मैटर रिकॉर्ड होने चाहिए एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स के। तो इसमें आपको 2 वर्ड याद होंगे, मैंने बोला था, एक तो ये प्रोसीजर किसने परफॉर्म किया और किस डेट पे। टोटल 3 पॉइंट है लेकिन 2 तो आपको इजीली याद आएंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स से रिलेटेड हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले तो किसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, किस डेट पे किए। फिर एक और था, किसने इनके वर्क को रिव्यू किया और उसको कब रिव्यू किया और उसकी एक्सटेंड क्या थी। तो ये 2 पॉइंट तो आपको याद होंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जब हम एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करते तो ABC में से ये पॉइंट B और C वाले हैं, ये हमने पढ़ा था। प्रोसीजर्स में क्या क्या, तो ये 2 तो आप आराम से बना सकते हो, 3 ना भी बना पाओ तो। अब पहला पॉइंट इसमें और क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें आपको याद होगा एनटीई में था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स, कौन से मैटर्स टेस्ट कर रहे हो या कौन से असर्शन टेस्ट कर रहे हो। तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, मैटर्स आइडेंटिफाइड या मैटर्स टू बी टेस्टेड, एरियाज टू बी टेस्टेड भी बोल सकते हो। तो एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स में हम हु परफॉर्म, डेट, हु रिव्यूड, डेट एंड एक्सटेंड, ये तो लिख ही सकते हैं। अब सेकंड पार्ट बोलता है ही इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट सच डॉक्यूमेंटेशन अलोन एज डिस्क्राइब्ड अबव
ये जो डिस्क्राइब किया गया है, मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एसे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है। वो बोल रहे हैं इसकी ये जो उसको लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये अकेला अलोन क्या करे, मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 230। तो डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, हिंदी में याद होगा आपको एक लाइन बोली थी, आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो, तो ऐसा हो कि एक व्यक्ति जो उस ऑडिट पे नहीं गया है, वो एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका उस ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी जब फाइल्स को पलटे, डॉक्यूमेंट्स को पलटे, देखे, चेक करे, एग्जामिन करे, तो उसको पूरा ऑडिट दिख जाए, समझ पड़ जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ से कि ये पूछ क्या रहे। वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। ही इज ऑल्सो ऑफ द व्यू डेट सच डॉक्यूमेंटेशन अलोन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो जो एसे की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर दे। तो कैसा हो जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं हो, वो भी ये सब कुछ समझ जाए, अंडरस्टैंड करे। आंसर दिखा देता हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के तो 3-4 पॉइंट बनाए, ऑडिट प्रोसीजर्स में वैल्यूएशन के 3-4 पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। इन डॉक्यूमेंटिंग द एंट्री ऑफ प्रोसीजर ऑडिटर को 3 बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। उसमें से पहले 2 इजी बातें, हु परफॉर्म द प्रोसीजर, डेट परफॉर्म, हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, डेट एंड एक्सटेंड, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स। बोलो। फिर ऑडिटर प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंटेशन विच इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका ऑडिट से कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है, वो एक्सपीरियंस ऑडिटर भी कुछ बातें समझ जाए। सबसे पहला इजी था, आपकी फाइल पढ़ते से ही वो एंट्री ऑफ प्रोसीजर समझ जाए, क्या रिजल्ट्स आए और क्या एविडेंस ऑब्टेन्ड हुए आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ये वो समझ जाए, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर है जो ऑडिट के दौरान अराइज हुए हैं। फिर याद होगा मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था, हमने बोला था सिग्निफिकेंट मैटर्स, फिर कंक्लूजन्स रीच, फिर लिखा था एसपीजे, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड। तो सिग्निफिकेंट मैटर, कंक्लूजन रीच्ड एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड, ये इस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस आंसर को पढ़कर फिर से रिलेट करो इस क्वेश्चन को। वो क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन ये रहा। He is also of the view that such documentation alone, ये डॉक्यूमेंटेशन अकेला ही सारी रिक्वायरमेंट मीट आउट करे। तो इसका सिंपल मतलब निकालना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा हो जो एसे की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करे। तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, नो डाउट। शायद पहली बार में हमको क्लिक ना हो कि हमको इसमें वही समझाना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ऑडिटर से कोई कनेक्शन नहीं है वो भी सब कुछ समझ जाए। गुड क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाना एक बार। चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, ऐसे 565, 75, 80 वगैरह की बातें हैं। ऑन रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्रीज, अच्छा ओके, एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑडिटर फाइंड्स दैट फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट कंडक्टेड। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है भैया। ऑडिटर फाइंड्स इट टू बी अ सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये, तो ऐसे 265 का। ही पॉइंट आउट्स टू द मैनेजमेंट इन अ वन लाइनर, उसने डिफिशिएंसी बताई लेकिन एक सिंगल लाइन में। क्या लिखा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल एज स्टिपुलेटेड बाय मैनेजमेंट। अब डिफिशिएंसी तो बता दिया आपने, ऐसे 265 में आपको था कम्युनिकेट डिफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी वगैरह, आपने सिंगल लाइनर क्लोज कर दिया उसको। क्वेश्चन यही है कि क्या ये अभी अबव कम्युनिकेशन प्रॉपर है, सफिशिएंट है, क्या ये कम्युनिकेशन सफिशिएंट है। डिफिशिएंसी इस तरह से बताते हैं क्या, बस आपको अभी इसमें कोई रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग की बात नहीं करनी, सिर्फ वैसे 265 का टाइटल आपको याद होगा। जब भी हम डिफिशिएंसी बताएंगे तो उसका फॉर्मेट, मैनर, तरीका क्या होगा, तो आपको डेफिनेटली ये याद होगा। डिफिशिएंसीज को आपको क्या करना रहता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, समझाओगे या नहीं समझाओगे। क्या ये कम्युनिकेशन सफिशिएंट है, नहीं। हमको 2 बातें करनी पड़ती, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन, फिर उसके इफेक्ट, फिर इंफॉर्मेशन इतनी तो दो कि वो पूरी डिफिशिएंसी समझ पाए। तो 3 बातें। ऑडिटर हैज टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज बाय गिविंग देयर डिस्क्रिप्शन, पूरा उसको डिस्क्राइब करो, उसका इफेक्ट बताओ, पोटेंशियल इम्पैक्ट या इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर ये भी समझाओ कि आसपास का कंटेक्स्ट समझाने के लिए पूरी सफिशिएंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो ताकि वो पूरा कंटेक्स्ट समझ पाए कि हुआ क्या था, कंट्रोल सिस्टम में डिफिशिएंसी क्या है। हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे तुम्हारी वाट लग गई, इंटरनल कंट्रोल तुम्हारा खराब है इन्वेंट्री को लेके, सिंगल लाइनर। इसके बाद केस समझा देना कि इन द गिवन केस ही हैज नोटिस्ड देयर इज सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी एंड ही पॉइंटेड आउट द सेम इन अ सिंगल लाइनर, और वो लाइन लिख देना। फिर लिखना देयरफॉर द कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट, नॉट प्रॉपर।
ही शुड एक्सप्लेन द डिफिशियंसीज एंड द पोटेंशियल इफेक्ट फॉर ऑफ नॉट कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन। ऐसा लिख के क्लोज कर सकते हैं हम आंसर को। इनका देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप गिवन केस, तीसरा स्टेप कंक्लूजन। पहली स्टेप टाइटल इंपॉर्टेंट है, टाइटल मत छोड़ना, शुरुआत एज पर ए से करके ही करेंगे। ध्यान रखना सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज में आपको क्या बताना रहता है, कम्युनिकेट डिफिशियंसीज गिविंग देयर डिस्क्रिप्शन, ये पहला वर्ड मिल गया मुझे डिस्क्रिप्शन, अल्सो देयर इफेक्ट्स, पोटेंशियल इफेक्ट्स, और वो कंटेक्स्ट समझ पाए इसके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर इन द गिवन केस क्या बोल रहे हैं वो, उसने डिफिशियंसी तो बताई लेकिन इस सिंगल लाइनर में बता दी, ये समझा दिया। फिर लिखा दिस इज नॉट एडिक्वेट, दिस इज नॉट प्रॉपर। सिर्फ डिफिशियंसी बताना प्रॉपर नहीं, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स, एक तो ये हो गया, और उस पर क्या इंपैक्ट आएगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे ये भी बता देना चाहिए। बस ठीक है, इतना भी लिख के हम आंसर को रोक सकते हैं। ऐसे 265 में यही जो बेसिस था आंसर का उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट 265 का क्वेश्चन है। ओके बोलो मालिक। तो हर क्वेश्चन टफ है क्या? हर क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में दिक्कत गई समझने में। ऑडिट रिपोर्ट अपना फेवरेट चैप्टर, ऐसे 700 की सीरीज। एज पर ऐसे 701 the objective of the auditor are to determine key audit matter and having inform and opinion on the financial statement, communicate those matters। ऐसे 701 के दो ही टारगेट है, पहले ढूंढो, डिटरमाइन करो कोई की ऑडिट मैटर है क्या, मिल जाए तो कम्युनिकेट कर दो। ठीक है, ये ऐसे 701 का ऑब्जेक्टिव है। अब वो पूछ रहे हैं विच फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। क्वेश्चन डायरेक्ट है, अगर याद है तो सीधे लिख दोगे। एंड हाउ दीज की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो पहला था कि ऑडिट मैटर हम ढूंढते कहाँ से, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मुद्दा जो है वो की ऑडिट मैटर है। तो याद करो ऐसे 701 का बेसिस था वो मैटर्स जो हम कम्युनिकेट करते हैं TCWG को। उस TCWG वाले ऐसे 260 में से कुछ मैटर ऐसे हो सकते हैं जिनको हम की ऑडिट मैटर माने। वो डिसाइड करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका था, ऐसे मैटर्स जिसमें हायर रोमम है वो की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। ऐसे मैटर जिसके लिए हमने 3 वर्ड यूज करे थे, साज सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, SMJ जिसमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट भी लगता है, और तीसरा वर्ड था जिसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, ह्यू। 3 वर्ड बोले थे, साज, SMJ और ह्यू। तीसरा पॉइंट था इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट आ रहा हो ऑडिट पे, वो भी आपके लिए एक मैटर हो सकता है जिसको हम की ऑडिट मैटर में कवर करेंगे। तो यही आंसर है। 3 पॉइंट डायरेक्ट पूछे उन्होंने, मैं आंसर दिखा देता हूं आपको, देख के समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट 3 पॉइंट पूछे गए, कुछ खास नहीं है। 16th क्वेश्चन, ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG दोज मैटर विच रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। और उसके लिए कुछ फैक्टर्स आप कर सकते हो। पहला था ऐसे 315 हायर रोमम पहला फैक्टर था। दूसरा था सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैंडेटर जजमेंट हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ह्यू। थर्ड वन था सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन, सेट लिखा था हमने, सेट सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इनके बेसिस पे कि कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर दे आर द की ऑडिट मैटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बॉस, आपको याद होगा, आपको डायरेक्टली ही इसमें लिखना है। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो डिस्क्राइब के लिए पहला पॉइंट था हम उसकी एक हेडिंग डालते हैं की ऑडिट मैटर, उसके अंदर एक सब हेडिंग डालते हैं। हमने TCS की रिपोर्ट देखी थी प्रैक्टिकली क्लास के दौरान, तो ईच की ऑडिट मैटर एक्सप्लेन करना जिसमें एक सब हेडिंग होगी उस मैटर को समझाने के लिए, और एक हेडिंग होगी ऊपर, वो होगी की ऑडिट मैटर। इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में हम डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले तो कि की ऑडिट मैटर होता क्या है, डिफाइन कर दिया हमने। ये इंट्रोडक्टरी मैटर हमेशा ही आपके पास आता है। दूसरा, ये मैटर जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एज अ होल हम कमेंट कर रहे हैं, और इसके लिए हम कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। ये लैंग्वेज एज इट इज़ TCS की रिपोर्ट से हमने देखी थी कि इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या होती है की ऑडिट मैटर में। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बताते हैं कि ये मैटर जो हम समझा रहे हैं इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट एज अ होल एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ सेपरेट ओपिनियन। सेम आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ऐसे 701 याद है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 17th क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है। अलोकेट किया गया है बजट, अच्छा प्रैक्टिकल बना दिया भाई उन्होंने चैप्टर 9 पे, है ना। क्या बोल रहे हैं, आपके लिए एक बजट अलोकेटेड है
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग, ये सब 5 पॉइंट आपको दे दिए। 5 मार्क्स का एक तरह से क्वेश्चन हो सकता है या 2.5 मार्क्स का हो सकता है। इस 5 पॉइंट के बाद बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट अप्लीकेबल टू ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ये 5 केसेस आपको बताना है, ये 5 केसेस में कौन कौन से ऑडिट आप कर रहे हैं। पहला केस, सम पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बताओ, एक तो पेमेंट्स है मतलब एक्सपेंसेस है, आपने एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ा ही है। एक्सपेंडिचर ऑडिट में 5 पॉइंट होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट में 5 पॉइंट, पहला ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट अगेंस्ट अप्रूवल्स, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। यही पूछ रहे हैं वो आपसे। जब बिना किसी अप्रूवल के, इसका मतलब ये है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आपको हिंट समझ में आई? बिना किसी अप्रूवल के है मतलब ये है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। आपको आइदर स्पेशल आइदर जनरल सैंक्शन चाहिए बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज ऑथराइजिंग दिस एक्सपेंडिचर। ये पहला केस हो गया। सेकंड ट्राई करो। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है बट नो असेसमेंट हैज बीन मेड रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। क्या लग रहा है? प्रोप्राइटी की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बोल दिया ना। तो ये है आपका परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसमें हम इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो भी खर्चा हुआ, इट इज़ रन इकोनॉमिकली एंड इट इज़ यील्डिंग द रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेंडिचर ऑडिट की ही लैंग्वेज लिखनी है इस पूरे आंसर में। अगर आपको वो याद है तो ये ईजी हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। थर्ड वन, फंड्स वेर यूटिलाइज फ्रॉम एन अकाउंट फॉर विच नो बजटरी प्रोविजन वॉज मेड। या ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स हो गया। सिंपल लिख देना डायरेक्ट, प्रोविजन ऑफ फंड होना चाहिए, इट शुड बी अथोराइज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फोर्थ, सर्टन एक्सपेंडिचर वेर मेड विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। ये हो गया ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जिसमें हम बोलते हैं कि जब भी एक्सपेंडिचर हो, इट शुड कंफर्म टू द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कंफर्म टू द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय, फ्रेम्ड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इजी है। यहाँ तो क्लियर कट हिंट है मालिक। 5वें में तो प्रोप्राइटी वर्ड ही आ गया, तो आप समझ गए कि ये प्रोप्राइटी ऑडिट के ऊपर। आपसे पूछा भी यही गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, हर एक पे सिंगल लाइन या 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझानी है। प्रोप्राइटी ऑडिट के बारे में क्या लिखोगे? प्रोप्राइटी ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं? दैट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और मेड विथ रिगार्ड टू द ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन था मालिक। बैंक ऑडिट अपना एक और फेवरेट टॉपिक। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट में उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर ऑडिट कवर कर दिया। 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, ऑल द 5 पॉइंट्स आर कवर्ड। वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ लार्ज ब्रांच ऑफ KNB बैंक, CA Hema observed that P&L of the branch reflect interest income of 80 crores and other income of 5 crores. चलो साहब, 2 बड़ी इनकम उन्होंने लिख दी। She also noticed that few borrower accounts at branch have slipped into NPA in past period as well as current year. ओके, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि कुछ अकाउंट NPA में गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ना तो इंटरेस्ट इनकम के प्रोसीजर्स पे ना NPA पे। क्वेश्चन है What or which audit procedure should be performed by her to verify reversal of income? अच्छा, क्वेश्चन में हिंट से ऐसा लग रहा था शुरू में तो कि वो इंटरेस्ट इनकम पूछने वाले हैं, कि इसको कैसे चेक करते हैं। फिर लगा कि एनपीए के नॉर्म्स लिखो, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं रिवर्सल ऑफ इनकम पे शॉर्ट नोट। रिवर्सल ऑफ इनकम पे याद करो, हमने 5-6 पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें से बहुत ईजी पॉइंट था सबसे पहला एनपीए को लेकर, कि अगर कोई अकाउंट एनपीए में स्लिप हुआ है तो अभी तक जितना भी इंटरेस्ट एक्रू किया गया है और क्रेडिट किया गया, इट शुड बी रिवर्स्ड। ये पहला पॉइंट था। इट विल आल्सो अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स। सेकंड पॉइंट था फीस, कमीशन और सिमिलर इनकम के लिए, क्योंकि उन्होंने ये इनकम भी लिख दी ना, अदर इनकम, तो फीस, कमीशन एंड अदर इनकम में भी सेम पॉइंट है। इफ इट इज सीज टू एक्रू, अगर वो एक्रू ही नहीं हो रही है तो प्लीज़ उसको रिवर्स कर देना। पीछे की लाइन तो सेम है, अगर अनकलेक्टेड रह जाए तो उसको रिवर्स कर देना या फिर प्रोविजन बना देना। 2 वर्ड पढ़े थे, याद करो आप रिवर्सल में, या तो रिवर्स कर दो और प्रोवाइडेड फॉर ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन बनाना। थर्ड था अगर कोई इनकम रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई है तो भी उसको रिवर्स कर दो। बोलो। फोर्थ था अगर कोई लार्ज डेबिट्स मिल रही हैं आपको इनकम अकाउंट में,
लार्ज डेबिट्स इन इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगू, इफ प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड या इफ प्रॉपरली नॉट एक्सप्लेन्ड, ऐसे आप पूछ सकते हो। फिफ्थ पॉइंट था, अगर बोरोअर कोई कस्टमर बता रहा है आपको, कोई कस्टमर बता रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बोरोअर बोल रहा है तुम्हारा इनकम जो तुमने शो किया और जो इंटरेस्ट चार्ज किया डिफरेंस है, मेरे हिसाब से तो 100 रुपया आना चाहिए, तुमने उस पर 150 ले रखा है, इसको भी चेक कर लेना कि डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स छोटे छोटे से हम बना सकते हैं। रिवर्सल ऑफ इनकम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर याद है तो बहुत ईजिली आप लिख सकते हो। बैंक ऑडिट पे एक और क्वेश्चन, सीबीसी लिमिटेड बैंक लिमिटेड हैज मल्टीपल लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए ड्यूरिंग द, यार इस बार रिवर्सल पढ़ के चले आना, बहुत समय हो गया आया नहीं, और इन्होंने आरटीपी में भी दे दिया है तो एक बार रीड जरूर करना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सम बोरोअर मेड पार्शियल पेमेंट, अच्छा कुछ एनपीए अकाउंट्स में पार्शियल पेमेंट आ गए भाई, टूवर्ड्स देयर ड्यूज, ठीक है। हाउएवर देयर वाज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोअर्स, तो हमको पॉइंट तो समझ में आ गया, ये पार्शियल रिकवरी का पॉइंट है कि जो अकाउंट पहले एनपीए में चले गए थे उनमें से धीरे धीरे रिकवरी आना शुरू हुई है। हालांकि बैंक और कस्टमर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन, कि इस अमाउंट को, ये जो रिकवरी हो रही है इस अमाउंट को कहाँ एप्रोप्रिएट किया जाए। देखो एनपीएस में ऑलरेडी आपका एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक इंटरेस्ट अमाउंट है, अदर चार्जेस भी हो सकते हैं कुछ। अब जो अमाउंट रिकवर हुआ, सपोज 1 लाख रिकवर हुई, तो इसको अप्रोप्रिएट कहाँ करें, पार्शियल रिकवरीज का ये पॉइंट है। वेदर दे शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन है। द बैंक फाइनेंस टीम डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द रिकवर्ड अमाउंट एज इंटरेस्ट इनकम, बैंक ने डिसाइड किया कि हम पूरी रिकवरी को पहले इंटरेस्ट इनकम में ले जाएंगे। हाउएवर ड्यूरिंग द स्टेचुरी ऑडिट ऑडिटर रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द ट्रीटमेंट, ऑडिटर का कहना है यार कि ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। अब आपसे डिस्कस यही पूछा जा रहा है, हाउ यू विल ट्रीट द पार्शियल रिकवरी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कभी बीच में कुछ रिकवरी हो जाती है किसी अकाउंट में तो हम क्या करेंगे, एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स दैट बैंक शुड फॉलो इन रिकॉग्नाइजिंग द इंटरेस्ट। तो दो अलग अलग क्वेश्चन, पार्शियल रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा और हम इंटरेस्ट को लेकर क्या क्या पॉइंट बोलना चाहेंगे। पहले पार्शियल रिकवरी की बात करते हैं, शुरुआत यहीं से करना कि एज देयर इज नो एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोअर्स, कि अप्रोप्रिएशन किधर जाएगा, तो बैंक को क्या फॉलो करना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, और उस अकॉर्डिंग ही यूनिफॉर्म मैनर में उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए यूनिफॉर्मली ही कंसिस्टेंटली ही अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो इसका कोई आंसर है क्या मेरे पास फिक्स? नहीं, सिंपल आंसर है बैंक की अकाउंटिंग पॉलिसी, वो क्या है, जो पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग ही आपको ये सब करना चाहिए। ये पहला आंसर खत्म। सेकंड आता है बैंक इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिकवर करे, तो आप ऑलरेडी AS9 पढ़ते हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसमें हम दो बातें देखते हैं। पहला, रियलाइजेशन हो पाएगा वो सर्टन है, अमाउंट आपको मालूम है, और कलेक्टेबिलिटी पॉसिबल है। तो हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज इनकम कैसे करें, जब सर्टेनिटी अटैच्ड हो उस अकॉर्डिंग ही हम इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जो ये पार्शली रिकवरी हो रही है ये भी इनकम मानी जा सकती है, बस ये देख लेना कि ये सर्टेनिटी से रियलाइज हो गई तो फिर आप इसको इनकम में रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एक बार इसका पढ़ लेते हैं, ये लोग और क्या बोल रहे हैं कुछ अलग। 19th क्वेश्चन, पार्शियल रिकवरी में पहला तो अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है तो हम बैंक की ही पॉलिसी देख रहे हैं और यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर में ही इसको अप्लाई कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम के लिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि रिकॉग्नाइज द इनकम एज पर AS9, जहाँ पे सर्टेनिटी अटैच होती है रियलाइजेशन पे, ठीक है, और जो भी अमाउंट रिवर्स या डी रिकॉग्नाइज किया गया है इट शुड बी अकाउंटेड फॉर नाउ, जिसको भी पहले आपने रिवर्स कर दिया था अब उसकी अकाउंटिंग कर लेना। अच्छा आंसर है, यही हमने पढ़ा भी है खैर। और अगर इंटरेस्ट पार्टली या फुली रियलाइज हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाना है, इनकम में ले जाना है। बोलिए ओके, ठीक है, इतना भी लिखते हैं तो चलेगा 4 मार्क्स के लिए। अच्छा आंसर है ये भी, प्लीज़ पढ़ना। इस बार 2 नए पॉइंट पूछे इन्होंने बैंक ऑडिट में, इसका मतलब कहाँ गया क्वेश्चन। यस, 2 नए पॉइंट, एक आपका हो गया रिवर्सल, मतलब हर बार जो ये DP SL पे क्वेश्चन पूछते हैं इस बार उसकी जगह रिवर्सल और पार्शियल रिकवरी पे इनके क्वेश्चन है। आखिरी पार्ट 11th वाला अपना एथिक्स इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर, जिसमें
आपसे चेंज इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट पे क्वेश्चन है, आखिरी लाइन पहले पढ़ ली हमने, पूरा पढ़ लेते हैं। सीए पुनीत इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कमला लिमिटेड। क्वेश्चन शुरुआत का जल्दी पढ़ा करो। द मैनेजमेंट ऑफ कमला लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स as the company has diversified its business and few new products have been introduced. Whether CA Puneet can agree to the request, सबसे पहले तो ये कि क्या वो एग्री कर सकता है, and under which circumstances can the client make a request to the auditor for a change. पहला तो क्या हम एग्री करते, तो हमने बोला था जस्टिफाइबल हो तो एग्री करते हैं, वरना हम एग्री नहीं करते कभी भी। यही बोला है ना हमने, जब तक हम नॉर्मली तब तक हाँ नहीं करते जब तक वो जस्टिफाइबल नहीं हो। चेंज कब आता है, तो 3 रीजन पहले अपन चेंज के देख लेते हैं। याद होगा आपको, पहला था CIC, चेंज इन सर्कमस्टेंसेज, याद आ रहा है क्या? रिक्वेस्ट क्लाइंट कब करता है, मे रिजल्ट फ्रॉम, ड्यू टू। क्लाइंट रिक्वेस्ट तभी करता है जब पहला चेंज इन सर्कमस्टेंसेज हो जाए। दूसरा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर, MNS बोला था हमने, नेचर एंड स्कोप, है ना, ऐसा करके था, नेचर एंड रिलेटेड सर्विस, ऐसा भी लिख सकते हैं। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, ROS, आइदर इम्पोज बाय मैनेजमेंट, आइदर इम्पोज बाय सर्कमस्टेंसेस। ये 3 तो रीजन है, तो ये सर्कमस्टेंस का आंसर तो अलग से हो गया कि कब वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है चेंज की। अब पहला क्वेश्चन, कैन एग्री, क्या वो एग्री करे? तो हिंट है क्वेश्चन में कि बिजनेस डाइवर्सिफाई हुआ है और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, तो हमको लगता है कि हाँ वो एग्री कर सकता है। यस, शुरुआत कैसे कर सकते हो आंसर की, इनका स्टार्टिंग देख लेते हैं। इन लोगों ने शुरुआत कैसे की है आंसर की। ये तो अपना वो सिंपल 3 रीजंस की कब रिक्वेस्ट का रीजंस क्या होते हैं, तो ये रीजंस हो गए रिक्वेस्ट के। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फॉर ईच पीरियड, इससे इन्होंने स्टार्टिंग कर दी, हम भी कर देंगे। जब भी बिजनेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नेचर और साइज में, तो हम रिवाइज कर सकते हैं टर्म्स को, और फिर इन्होंने केस बता दिया, तो वो एग्री कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाइबल है। आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कोई भी आती है अगर चेंज की, तो ऑडिटर शुड वेदर इट इज़ जस्टिफाइबल और नॉट, इफ इट इज़ जस्टिफाइबल द ऑडिटर कैन एग्री टू द रिक्वेस्ट, ऐसा करके भी यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। नीचे का आंसर डायरेक्ट था, ऊपर में एग्री करना ही था, ये भी फिक्स था, बस समझाना कैसे है वो एक खास बात थी। ये था RTP के पार्ट सारे, हमने ये सारे पार्ट्स देख लिए, 20 अलग अलग पार्ट। MCQs आपके सामने है कि ये इतने टफ नहीं है, किए जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो 1 घंटे का करीब पूरी RTP को डिस्क्राइब करते हुए किस तरह से हमको सोचना है अलग अलग पॉइंट्स को, उसको लेकर है। प्लीज़ इसको रीड करिएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है कि RTP में से एक क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।